के विषय में एक बहुत ही खास कलाकार, बहुत ही युवा कलाकार, जिनका नाम है आशीष नेगी, जो उत्तराखंड के पौड़ी जनपद से हैं, लेकिन उसके साथ साथ रंगमंच, कहानी वाचन, रामलीला, रेड क्रॉस, समाज सेवा, पत्रकारिता और बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जिनमें आशीष लगातार काम कर रहे हैं, समाज के बीच में रह के, विद्यालय के बीच। आशीष की एक और खास बात है कि वो कविता पोस्टर भी बनाते हैं, जो एक परंपरा थी वी मोहन नेगी जी की उत्तराखंड में, उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं आशीष नेगी। उनके कविता पोस्टर पूरे देश में बहुत चर्चित रहे हैं और आज हम उसकी भी कुछ झलक देखेंगे। वो खुद भी बहुत चित्रकार है, इन सब की झलक हम देखेंगे और उनसे कुछ कहानियां भी सुनेंगे। क्योंकि 31 जुलाई को प्रेमचंद जी का जन्मदिवस होता है, उनकी जयंती होती है, तो उस अवसर पर हम प्रेमचंद जी की एक दो कहानियां कोशिश करेंगे कि आज आशीष से सुन सकें। तो आज मैं रोज की तरह फिर से हमारे स्टूडियो में स्वागत कर रहा हूँ हमारे नए मेहमान आशीष नेगी जी का, और साथ में हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं सीसीआरटी के पूर्व निदेशक श्री गिरीश चंद्र जोशी जी, और ऋषिकेश से हैं मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी। आप सबका स्वागत है सर, नमस्कार। सभी को नमस्कार। सभी को आशीष का भी स्वागत है हमारी ओर से। थैंक यू सर, थैंक यू। आशीष जी, आज के हीरो आप ही हैं और आप हीरो जैसा। नहीं सर, हीरो तो नहीं हूँ। अपना माइक किसी का अगर ऑन हो तो सर माइक ऑफ कर लीजिए। हेलो, आवाज साउंड इको हो रहा है सर, माइक तीनों में से किसी एक का ऑन है। आवाज आ रही है सर? जी आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आपका स्पीकर माइक ऑन है सर, डबल साउंड हो रही है, इको हो रहा है किसी का? नहीं सर, मेरा तो, मैंने तो हेडफोन लगाया हुआ है फोन का या दूसरे फोन है? मेरे पास स्पीकर है ही नहीं, या किसी दूसरे फोन में चल रहा है अगल बगल कुछ? ना सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फोन का स्पीकर चेक करने के लिए, फोन का स्पीकर चेक करने के लिए ओके, एक बार करता हूँ सर। ना सर, ऑफ ही है। चलिए, प्रदीप जोशी जी को नमस्कार। ठीक है सर, ठीक है सर, मुझे भी नमस्कार। आपकी फैन फॉलोइंग शुरू हो गई आशीष नेगी जी? हाँ जी सर। आपकी फैन फॉलोइंग शुरू हो गई है, तो शुरुआत करते हैं। मैं चाहूंगा सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना हेलो, आवाज नहीं आ रही है सर आपकी? मैं उनका सवाल दोहरा देता हूँ, अगर आपको मेरी आवाज। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। तो भट्ट जी का कहना है कि आप अपने बारे में, अपने काम के बारे में, अपने आसपास के बारे में लोगों को बताएं। अच्छा। तो पहले तो मैं भट्ट जी को प्रणाम करता हूँ, बहुगुणा जी को प्रणाम करता हूँ, जोशी सर को प्रणाम करता हूँ, और तमाम जितने भी अभी सुधी दर्शक इन चीजों को देख रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। सती एक अच्छा मौका मिला है आज आपसे रूबरू होने का। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं जीआईसी एकेश्वर में टीचिंग में हूँ और कला मेरा विषय है। और मेरी जर्नी कुछ इस प्रकार से शुरू हुई है कि मैं एक साइंस बैकग्राउंड का रहा हूँ, लेकिन आगे जाके जब मेरी पारिवारिक स्थिति इस तरीके से नहीं थी कि मैं उन सारे कोर्सों को कर पाऊं, तो मैंने अपना रुझान थोड़ा बदला और उसके बाद मैंने आर्ट में लिया। और कला मेरे लिए बहुत कुछ है, क्योंकि कला से मैं अपने जीवन में एक स्तर से एक स्तर तक आया हूं। क्योंकि कक्षा 10 से लेकर और एमए और उसके बाद जितने भी कोर्सेज थे मेरे, कंप्यूटर वगैरह, ये सब मैंने अपने खर्चे पे कला के ही जरिए किए।
मतलब कला ने मुझे मजबूती दी है। और सारे खर्चे, मतलब मेरा कंप्यूटर कोर्स हो गया, मेरा पूरा एमए हो गया ड्राइंग एंड पेंटिंग से, और जितने भी मेरे शौक थे, लगभग मेरे ट्रैकिंग का भी शौक है, तो मैं उस पे भी जितना भी मेरा वो आता था, तो कला एक मेरा माध्यम बना। और कला मेरे को वैचारिक तौर पे मजबूत बनाने का काम भी कला ने ही किया। बहुत जब मैंने बढ़िया, रंगमंच जब मैंने रंगमंच ज्वाइन किया, तो रंगमंच के बाद मैंने ये देखा कि किस तरीके से, मतलब मैंने समझा जीवन को, और तमाम प्रेमचंद से लेके चेखव की कहानियों से लेके सआदत हसन मंटो से लेके और हबीब तनवीर से लेके कई नाटककारों के नाटक किए, और जी। उन सारे संवादों को समझा, जिससे मतलब मुझे लगता है कि रंगकर्म थिएटर ने मेरे जीवन में एक मतलब एक वैचारिक जो स्तर बनाया है, उसका सारा श्रेय मैं रंगकर्म को देता हूँ। फिर उसके बाद आइए आप पेंटिंग्स में, तो पेंटिंग्स में शुरू से रुझान था। कक्षा 10 से चार्ट और मॉडल बनाने शुरू कर दिए थे, जहां से मेरी अच्छी खासी इनकम शुरू हो गई थी, और उसके पश्चात वो सिलसिला जारी रहा, आज तक है। और उसके बाद मैं पेंटिंग करता था, मैंने मिनिएचर पेंटिंग की, ऑयल पेंटिंग की, कई तरीके की पेंटिंग की। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि बी मोहन नेगी जी के साथ मुझे एग्जीबिशन लगाने का मौका मिला, वहां से थोड़ा मेरा रुझान कविता पोस्टरों की तरफ हुआ। उसके बाद मैंने रवि कुमार के कविता पोस्टर देखे, और फिर मैंने कविता पोस्टर्स में काफी काम किया। और मतलब बी मोहन नेगी जी के साथ उत्तराखंड के कई हिस्सों में मैंने उनके साथ मिलके एग्जीबिशन भी लगाई। तो वो भी एक वो था। दूसरा, इस लॉकडाउन में एक आइडिया इस तरीके से आया कि किस प्रकार से मैं अपने रंगकर्म का प्रयोग करूं। तो उसका प्रयोग मैंने बच्चों को एक दिन एक कहानी सुनाई थी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, बच्चों को बहुत पसंद आई, तो वो सिलसिला मैंने फिर जारी किया, जो लगभग 100 कहानियों तक गया। और वो सिलसिला इस प्रकार से चला कि लगभग देश के कई राज्यों से उसके पे प्रतिक्रियाएं आई, लोगों ने काफी सराहा किया, मतलब सराहना की। तो एक कला का बेनिफिट इस पे भी मिला। दूसरी बात, मैं 2 ही फील्ड में जाना चाहता था, एक मैं थिएटर में और एक पेंटिंग में। तो नेशनल थिएटर स्कूल में मैंने अप्लाई करने का प्रयास किया था, लेकिन 2011 में मेरी जॉब लग गई। 2010 में मेरा एमए था और लग गई, तो फिर मैं इसी तरफ किया। उसके बाद ये हुआ कि मैं थिएटर में वर्कशॉप देता था, लेकिन मेरे जीवन में एक अहम जो बदलाव आया वो सीसीआरटी से आया। सीसीआरटी हैदराबाद में मैंने ट्रेनिंग्स ली, जहाँ पे क्राफ्ट्स की ट्रेनिंग चली, और उसके बाद मैंने दिल्ली में ली। तो वहां से मैंने क्राफ्ट को, क्योंकि क्राफ्ट करता था पहले से, लेकिन फिर उसको मैं स्कूली शिक्षा में लाया। फिर उसके बाद मैंने इस तरीके से किया कि हर जून के महीने में मैं उत्तराखंड के किसी ग्रामीण रिमोट एरिया में जाके उसकी वर्कशॉप देता था। और फिर उससे पूरा मैटर आ गया आपके वेस्ट मटेरियल पे, कि उन बच्चों के इर्द गिर्द जितनी चीजें हैं वो उससे क्या उपयोगी चीजें बना सकते हैं। उसके साथ साथ थिएटर से वो किस तरीके से अपने आप को वैचारिक कर सकते हैं, कहानियों से किस तरीके से जुड़ सकते हैं, कला से किस तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं। ये सारी लगभग काम मैं 6-7 सालों में लगभग करता रहा। मैं उत्तरकाशी के रिमोट जखोल में भी गया, और आपके धारचूला के गलाती स्कूल में, मतलब उन रिमोट एरियो तक पहुंचा और बच्चों से संवाद किया। और मुझे लगा कि कला एक ऐसा माध्यम है जहां से आप कई चीजें सीख सकते हैं। आप कई विषयों पे मतलब आपको कई विषयों को सपोर्ट करता है। अक्सर हमारे शिक्षक उसमें होता है, हम बड़ी क्लासों में विषयों का तुलनात्मक अध्ययन तो पढ़ते हैं, लेकिन अपने जीवन में कभी उसको उतार नहीं पाते हैं। बहुत बढ़िया बात और सबकी है ना, और सबकी अपनी विषय की एक हनक होती है कि यार ये मैथ्स है और इसका ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन जब मैंने उन सबको जोड़ने की कोशिश की, जब मैं अपनी क्लासरूम में भी जाता हूँ और उन सारी चीजों को देखता हूँ, एक उदाहरण के लिए, अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं और आप त्रिभुज और आयत की लड़ाई कराते हैं, तो आप देखेंगे कि बच्चे बहुत आसानी से समझते हैं कि त्रिभुज आया, उसने कहा भाई तू मेरे पे 3 कोण है, तीनों छुपाऊंगा, और उधर से वर्ग आया और मेरे पे तो 4 कोण है, मैं तुझसे बड़ा हूँ, है ना। तो ये जो संवाद बनते हैं, तो इस प्रकार से आप मैथ्स में उसका यूज कर सकते हैं। आप भूगोल में आपको हर जगह नक्शे बनाने होते हैं। आप मतलब आपके जीवन में
सर इसके लिए मैं छोटी सी 2 मिनट का एक इतिहास बताना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से कला को हाशिया पे डालते जा रहे हैं, इसीलिए हमारी संस्कृति और सभ्यता का हनन हो रहा है। आज हमारे कुठार से थड़िया और चौफला सब कुछ उठ चुका है, सिर्फ इसलिए कि हमारी जो शिक्षा है वो सिर्फ पेट तक सीमित रह गई है। वो आपको पेट के बारे में सोचने की समझाती है कि आपको नौकरी करनी है, लेकिन वो जो शिक्षा है वो आपको एक सभ्य समाज की तरफ, एक सभ्य इंसान बनाने के लिए भी होती है, और कला उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज जिस विषय को हम बहुत इग्नोर मारते हैं सर, तो आप उसमें देख लीजिए, अगर हम आदि मानव काल में देखेंगे, आपके पास भाषा नहीं थी, आपके पास लिपि नहीं थी, आपके पास अभिव्यक्त करने का कोई तरीका नहीं था, तो वहां वो चित्र थे। आप सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे तो वहां पे आपको पता ही नहीं चलता कि पुजारी कैसा था, अगर वो कलाकार पुजारी की मूर्ति ना बनाता, उस नृत्यांगना की मूर्ति ना बनाता, है ना। उसके बाद हम अगर अशोक के वर्क टाइम में आ जाए, उसने जो स्तंभ बनाए, उस स्तंभों में जो कलाकृतियां हुई, वहां आप नहीं कर सकते हैं। जब हमारे पास भारी आक्रमण हुए, मुगल आए, मुगलों की अपनी एक कला है, उन चित्रकलाओं से, उन मिनिएचर आर्ट से हमने चीजों को समझा। हमने अजंता की गुफाओं से तमाम उस बुद्ध की जातक कथाओं को समझा। और उसके बाद हम जब अंग्रेजों के उस पे आए, तो अंग्रेजों के दौर पे आपके इतिहास को एक तरीके से ये समृद्ध बना रही थी, आपके समाज को समृद्ध बना रही थी, आपकी संस्कृति सभ्यता को समृद्ध बना रही थी कला। और साथ ही साथ जब आगमन हुआ तो सुबह सुबह प्रभात फेरियों में गाए जाने वाले गीत, वो भी एक कला थी जिसने आपको जागृत किया, उन आंदोलनों के पर आपको स्ट्रांग किया कि भाई आप, है ना, वो कविता पोस्टर, वो सारे पोस्टर जो आजादी के टाइम पे उन दीवारों पे चिपकते थे, उन्होंने आपको जागृत। अब आप जितने भी आंदोलन के देखेंगे, कला को सबसे आगे मिलेगी, वहीं से शुरू होती है, चाहे जनगीत गाना हो, चाहे बैनरों को सजाना हो, चाहे पोस्टरों को लगाना हो। और इसके साथ साथ जब हम आजादी के बाद जब हम उससे आए, तो जब भी हमरा जितनी भी चीजें हुई, या हम देखते हैं कि हमारी आर्थिकी जिस तरीके से जुड़ी, है ना, और जिस तरीके से हमने अपने नए नए आयाम गढ़े, और उसके बाद भी हम वक्त ऐसा आया कि हमने ये देखा कि यार सबने एक होड़ मचाई, एचएम करना है, एचएम करना है। आवाज आ रही है सर? हेलो, हाँ बोलिए, आप बोलिए, हाँ बोलिए आप बोलिए। तो हाँ, तो सर उसके बाद भी एक दौर ऐसा था जो कला आपके साथ खड़ी थी। आज भी हम कला को इग्नोर मारते हैं। हर कोई अपने बच्चे को टोक देता है कि क्या कर रहे हैं यार आप, आपकी बच्चे को आप टोकते हैं कि आप कला क्यों बना रहे हो, किस लिए बना रहे हो, इससे क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है। और हम उस बच्चे की जब वो 12 साल का होता है, उसकी सारी कलाएं मार देते हैं। मुझे आनंद कुमार स्वामी का एक वाक्य बहुत पसंद आता है। आनंद कुमार स्वामी ने कहा था कि कलाकार एक विशेष व्यक्ति नहीं होता, हर व्यक्ति एक विशेष कलाकार होता है। बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया। वो सारी चीजें हम भूल जाते हैं। हमें कला सब जगह चाहिए, हमारे जुराब से लेके, हमारी पैंट से लेके, हमारी शर्ट से लेके, सब में कला निहित है। आपके इर्द गिर्द आप जब देखते हैं तो उधर भी कला निहित है, लेकिन उस कला से हम लगातार बच्चों को दूर करते जा रहे हैं। उनको आर्थिकी की दौड़ पे हम लगातार भगाए जा रहे हैं, जिससे वो एक सभ्य इंसान भी नहीं बन रहा है। कला आपको संवेदनशील बनाती है सर। अगर आप कला को कहीं पे छोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो ये आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं है, इस समाज के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए इन सारी चीजों को जब मैं देखता हूं, मैं अपने कविता पोस्टर बनाता हूं और उनका जो फर्क पड़ता है बच्चों पे, या कैसे उन चीजों को समझते हैं, तो कला एक ऐसा जहां आप एक सुदृढ़, समृद्ध, सभ्य और एक विकसित समाज का निर्माण। बहुत अच्छे, बोलिए आपकी आवाज आ रही है। हाँ, और सर हाँ, एक ये भी है कि अगर आप कला में रहेंगे तो आपकी आर्ट होगी। सर एक उदाहरण मैं हूं, मैंने कक्षा 10 से लेकर आज तक
मैंने कई हजारों के कोर्स किए, लेकिन मेरे सारा खर्चा उस कला से निकला है। हम बच्चों को दिखाते हैं, लेकिन उसके पीछे काम करने वाले 10-15 हजार आर्टिस्ट को नहीं दिखाते हैं। वो आर्टिस्ट एक रोजगार के वहां पे है। एक फिल्म बनाने के पीछे 5-6 हजार आर्टिस्ट काम करते हैं। वहां से भी आप आर्थिक तौर पे जुड़ते हैं। और कला सिर्फ एक विषय नहीं है, ये आपका कौशल है। करते हैं, वो आप स्केच बनाते हैं, शाम को आते हैं और एक स्केच का 500 रुपए लेते हैं। वो अगर 10 स्केच भी बनाएंगे एक दिन में तो 5000 कमाते हैं। और ये जो पैसा है ये जाता है 1.5 लाख रुपए मंथली। तो ये एक प्रकार की आपको आर्थिकी से भी जोड़ता है। लेकिन वो कमी इस चीज, हमारे इर्द गिर्द जो शिक्षा का माहौल है, जो सिर्फ हमें ये कहता है कि आप केवल बीटेक कीजिए, आप केवल एमटेक कीजिए, आप केवल पॉलिटेक्निक कीजिए, आईआईटी कीजिए, ये कीजिए। और उसी औरे पे उनके पेरेंट्स रहते हैं, उनके दिमाग में भी उतना ही है, क्योंकि उनको उससे कोई नहीं मिला। आशीष भाई, थोड़ा हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल सर, हम चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमने कला का, समाज का, मनुष्य का और शिक्षा का जो अंतर संबंध है उनको बहुत ही खूबसूरती से जाहिर किया है। मैंने आपकी बहुत सारी कहानियां सुनी है जो आप कहानियां व्हाट्सएप पर भेजते रहते थे और उनके वीडियो भी मैंने देखे। आप जब आप कहानी पढ़ते हैं तो कहानी पढ़ते समय आपके चेहरे के जो हाव भाव होते हैं और जो आपकी आवाज का जो होता है वो आपने रंगमंच से सीखा है जी। तो मैं ये पूछना चाहता था कि रंगमंच से आपको कहानी की कला में फायदा मिला? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि कहानी जब पढ़ते हैं और उसकी जो डायलॉग डिलीवरी है, उस कहानी में कितने पात्र हैं और उन पात्रों की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, उनका लहजा क्या होना चाहिए बोलने का, तो कहानी वाचन में इसका बहुत महत्वपूर्ण भाग है। क्योंकि डायलॉग डिलीवरी को रोचक बनाती है ना। तो थिएटर का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो अगर अगले 4 या 5 मिनट में कोई एक कहानी अगर आप सुनाएं, अगर वो आपकी सबसे पसंदीदा कहानी हो और मैं भट्टी से अनुरोध करूंगा कि आप फुल स्क्रीन के लिए जी। हाँ सर, एक कहानी है, चिड़िया की कहानी है। और ये कहानी मैं लगभग कई बच्चों को साथ सुनाता हूँ। और कहानी वो जरिया होती है जहां से हम बच्चों से बड़ी आसानी से उनसे जुड़ पाते हैं। और जब भी मैं वर्कशॉप में जाता हूँ इस कहानी को सुनाता हूँ, आप लोगों से भी साझा करना, शायद आपने सुनी भी होगी ये कहानी, लेकिन बहुत है ना। कहानी ऐसी है कि एक छोटी सी चिड़िया थी और क्या हुआ कि उसका घोंसला टूटा और वो एक नए घरौंदे की तलाश में निकल पड़ी। वो उड़ती 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 एक पेड़ पे जा पहुंची। जैसे वो पेड़ पे पहुंची तो वहां पे बैठा था उल्लू भाई। वो अखबार पढ़ रहा था और चश्मे को नीचे किए हुए एकदम अखबार में मग्न था। इधर से तभी चिड़िया ने कहा कि उल्लू भाई क्या मैं यहाँ पे घर बना लूं? उल्लू ने अपने चश्मे को थोड़ा नीचे खिसकाया और घूरती हुई नजरों से देखा। कहाँ घर बनाएगी? यहाँ पहले बहुत हैं, बढ़िया है तू घर बनाने वाली, चल भाग यहाँ से। और उसने उस चिड़िया को उस पेड़ से उड़ा दिया। उसके बाद वो चिड़िया उड़ते 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 दूसरे पेड़ पे पहुंची। अब वो जब वहां पहुंची तो वहां पे कौवा महाशय अपने डोले ओले बना रहे थे, एकदम अपनी एक्सरसाइज में मस्त थे। और तभी चिड़िया ने डरते हुए उससे पूछा, कौवा भाई क्या मैं आपके पेड़ पे घर बना लूं? तो कौवे ने अपने डोले को दिखाते हुए कहा कि देख रही है, अगर एक मुक्का मारूंगा ना तो तेरा पता भी नहीं चलेगा, चल भाग यहाँ से, बड़ी आई घर बनाने वाली, पहले यहाँ इतने पड़े हुए हैं, ये क्या कम है? चिड़िया बड़ी उदास हुई। उड़ते उड़ते एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठी। छोटी सी चिड़िया, उसके आंखों पे छोटे छोटे आंसू, वो रो रही थी। तभी एक भारी भरकम आवाज आई,
ओ चिड़िया, क्यों रो रही है? चिड़िया ने देखा कि ऊपर बरगद का पेड़ उसे देखकर उससे प्रश्न कर रहा है। चिड़िया ने रोते हुए कहा, मैं क्या करूं? मुझे जंगल पे कोई घर ही नहीं बनाने देता। मैं इतनी बुरी हूं क्या? सारे दिन भर घूमती रही, कोई घर ही नहीं बनाने देता। बरगद के पेड़ ने अपनी शाखाओं को एकदम हिलाते हुए कहा, अरे तुझे कोई घर नहीं बनाने देता? अरे देख मैं कितना बड़ा हूं, और जहां तेरी इच्छा वहां घर बना। चिड़िया ने बात सुनी और चिड़िया बड़ी खुश हुई। वो फुदकती हुई कभी इस शाखा पे कभी उस शाखा पे, और उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि वो बार बार पूछती, क्या मैं सच में घर बना लूं? उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जहां तेरी इच्छा। चिड़िया बड़ी खुशी, और उसने एक छोटा सा प्यारा सा घर बनाया। अब चिड़िया की जिंदगी चल पड़ी। लेकिन एक दिन बहुत ज्यादा शोर होने लगा जंगल में। हर कोई चिल्लाने लगा, आग 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 आग। सारे पक्षी जंगल को छोड़ के भागने लगे। चिड़िया बरगद के पेड़ पे बैठी सोच रही है, और बरगद के पेड़ ने उसको बोला, अरे जंगल पे आग लगी है और तू यहां बैठी है, जा तू भी जा। वो फिर सोच रही थी। बरगद के पेड़ ने उसे फिर कहा, अरे क्या हुआ, जा क्यों नहीं रही है, चल भाग यहां से। उसने कहा कि बरगद भाई, जब मुझे जरूरत थी तो तुमने मेरी हेल्प करी थी, और तुमने मुझे घर बनाने को दिया था, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जाऊं? उसने कहा, तेरा दिमाग खराब है? अरे मेरी तो जड़ें हैं, मैं भाग नहीं सकता। तेरे पे पंख हैं, जा उड़ जा, अपनी जान बचा ले। और उसके बाद फिर चिड़िया ने क्या किया कि उसने फिर कहा कि ना, मैं तो नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। बरगद के पेड़ को गुस्सा आया। उसने कहा, चल भाग यहां से, बड़ी आई मुझे बचाने वाली, जल जाएगी, अरे मर जाएगी। अब इस बीच जब उसको डांट पड़ी तो चिड़िया उड़ने लगी। चिड़िया उड़ते 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 आगे पहुंची तो उसे एक नदी दिखी। वो उस नदी पे गई, उसने अपनी चोंच पे पानी भरा, और फिर वो जंगल की तरफ बैठ पड़ी। इसी बीच सारे चिड़िया उसको देख रही हैं, और सब उसको उस पे हंस रही हैं। वो बोल रही, अरे ये पागल हो गई रे, इसका दिमाग खराब हो गया, कहाँ जा रही है ये? अलग अलग आवाजें। उल्लू भाई भी बोला, बड़ी आई जंगल को बचाने वाली है, चल इतनी सी तेरी चोंच, इतनी सी उस पे बूंद, बुझ जाएगी आग। और सारी चिड़ियाएं उस पे हंसती रही, लेकिन चिड़िया ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। वो फिर गई, फिर उसने चोंच पे पानी उठाया, और वो फिर जंगल की तरफ। इसी बीच कौवा को एहसास हुआ। उसने कहा, यार मेरे तो इतने बड़े बड़े डोले हैं, और ये इतनी छोटी सी चिड़िया जंगल की आग बुझा रही है, और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। उसने भी सोचा कि चलो मैं भी चलता हूं। कौवा भी गया। अब क्या हुआ कि जो उल्लू दादा थे, उनके अहम को ठेस पहुंची। उसने कहा, यार सबसे बड़ा आदमी मैं, बूढ़ा मैं, है, और मैं ही नहीं बुझाऊंगा आग, बताओ, यहाँ तो मेरा ही घर है। वो भी गया आग बुझाने। अब इसी बीच क्या थे कि नीचे दौड़ रहे थे हाथी भाई। हाथी भाई ने कहा, यार मेरी तो इतनी लंबी सूंड है, और ये छोटी छोटी चिड़िया क्या आग बुझाएंगी, मैं बुझाता हूँ आग। उसने भी अपनी सूंड में पानी भरा, और वो भी चल पड़ा जंगल की ओर। इसी बीच क्या हुआ कि सारी चिड़ियाओं ने देखा, और सारी चिड़ियाओं ने अपनी चोंच पे पानी भरना शुरू किया, और वो सब चले जंगल की ओर। जब तक एक चोंच से एक बूंद गिरती रही, तब तक तो एक बूंद थी, लेकिन अब लाखों चोंचों से लाखों बूंद गिर रही थी, और मौसम बना बारिश का। और इस तरीके से उस जंगल की आग बुझ गई। थैंक यू सर। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमित भाई, बचपन में जब टीवी नहीं हुआ करता था, जी, जी। बचपन में इस तरह की कहानियां आया करती थी, आज वो बचपन की हमें याद हो गई, ताजा हो गई, ताजा हो गई। और जी जी सर, कहानी बहुत स्ट्रांग माध्यम के साथ। जी 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 जी। और मुझे लगता है कि आपके क्लास के बच्चे निश्चित रूप से इससे बहुत ज्यादा लाभान्वित करते होंगे, जब आप उनको पढ़ाते होंगे, बहुत ज्यादा लाभान्वित करते होंगे। जी जी।
सर आप में से किसी का स्पीकर फिर ये से सर on है, मुझे उनके लग रहा है। स्पीकर बच्चों के स्पीकर पर चेक कर लीजिए। सर मेरा और निको हो रहा है और निको शायद देख हाँ हेलो मेरे पास speaker- आप आशीष जी आपके अलावा सबकी हाँ, आवाज इको हो रही है कुछ देखिए आवाज इको हो रही है कुछ देखिए सर मेरा तो एक बार देख लेता हूँ। स्पीकर किसी का खुला हो तो दिक्कत करता है। हाँ सर स्पीकर तो नहीं खुला हुआ है, मैंने तो हेडफोन लगाया हुआ है तो अभी ठीक आ रही है आवाज? अब ठीक है अब ठीक है हम्म। ठीक है हाँ अब ठीक है तो तो बहुत शानदार कहानी आपने सुनाई आशीष जी थैंक यू सर। फिर गड़बड़ हो रही। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। ये व्यवधान ठीक हो जाएगा जिसको भी याद आएगा ठीक हो। मैं आपसे ये कह रहा था कि आपकी शुरुआत रामलीलाओं से हुई है, जैसे कि सभी कलाकारों की होती है छोटे शहरों में कौन सा रोल किया आपने रामलीलाओं में? रामलीला में जी हेलो सर आप बोगना सर आप क्वेश्चन रामलीला में बोल रहे हैं सर? आप रामलीला में कौन कौन से रोल किए? जी 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 हाँ हाँ सर रामलीला में जैसा बात रामलीला में मैंने कोई ऐसा रोल नहीं किया था सिर्फ लेकिन रामलीला में दूसरी तरीके से मैं जुड़ा। एक तो मेकअप मैन के तौर पे और दूसरा हेलो नेटवर्क मुझे लगता है गड़बड़ हो गया। हाँ जी हाँ बोलिए यार आपकी आवाज चले गई बीच में। हाँ तो सर रामलीला में मैंने इस प्रकार से कोई रोल नहीं किया लेकिन मैंने मैन में काम किया। पुतले का निर्माण करना हुआ, रावण का जो लगभग हर साल 40 से 45 फीट बड़ा पुतला जो बनता है उस पुतले पे काम किया, वहां के सेट पे काम किया। वहां पे दसाबाद रामलीला में मैं दूसरी विधा से किया क्योंकि जो एक्टिंग कर रहा था मैं वो थिएटर में कर रहा था, तो एज अ मेकअप मैन और एज अ वहां के जो पुतला निर्माण था वगैरह उस पे मैंने काम किया। जी जी तो रामलीला का फायदा आपको रंगमंच में कहीं मिला आगे? जी सर रामलीला का जो अनुभव था वो रंगमंच में काम आया कि नहीं आया? सर पहले मैं रंगमंच से जुड़ा, थिएटर से जुड़ा। मैं 98 में ख्याल से 8th क्लास में था और 8th क्लास में मैंने पहली वर्कशॉप ली थी थिएटर की और उसके बाद मेरा थिएटर पे रुझान पड़ा। उसके बाद मैं 2000 में रामलीला में आया। तो बाद में पहले तो मैं वो बंदर और राक्षस और जैसे बचपन में होता ही है ये सारी चीजें करता रहा और कभी किसी की डमी बनते हुए विभीषण की डमी बन गए, कभी किसी की डमी बन गए उस तरीके से। लेकिन जब मैं 11वीं 12वीं में आया तो मुझे ये ख्याल आया यार एक्टिंग तो मैं थिएटर में कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा अलग काम किया जाए। तो इसलिए मैंने वहाँ मेकअप और इस पे सेट डिजाइन पे काम करना शुरू किया। जी तो ये आपकी जो यात्रा थी जी ये उल्टी मतलब सामान्य तौर पर पहले रामलीला में लोग आते हैं फिर रंगमंच में आता है, पहले रंगमंच में फिर रामलीला में गए, ये बड़ी रोचक बात है। जी हाँ दरअसल बात सर रंगमंच में जब भी हाँ रंगमंच जब हमने शुरू किया तो रंगमंच का जो हमारा एक पैटर्न था उस पैटर्न पे हमने प्रेमचंद को किया या हमने लड़ाई जैसे नाटक किए और मुझे कुछ मतलब मुझे शौक चढ़ा कि यार फेस पे भी कुछ डिजाइन बनना चाहिए। तो थिएटर में उस तरीके से मुझे मौका नहीं मिला, तो रामलीला में वो पूरा मौका मिला। लोगों को राक्षस बनाना, ताड़का बनाना, उनको डरावना बनाना, उनको थोड़ा सा कॉमेडियन बनाना। तो वो इसलिए उस रुझान उधर को गया कि यार यहाँ पे काम हो सकता है। या जैसे अभी पिछले साल हमने लगभग 3-4 लोगों ने मिलके, प्रदीप रावत जी हो गए, मैं हो गया या मंगल भाई हो गए, हम 3-4 लोगों ने मिलके और एक पूरी टीम ने मिलके 45 फीट बड़ा पुतला जो बनाया उसमें एक अलग अनुभव था कि यार किस तरीके से हमने अपने क्राफ्ट को उस बड़े से उस पे यूज किया। तो रामलीला से जुड़ने का कारण ये था।
आशीष भाई, आपसे एक निवेदन है। आपने बताया जी कि आपको लोगों के चेहरे बनाने में बड़ा आनंद आता है। जी तो आपसे एक निवेदन है कि हमारे जी भटजी स्मार्ट करना चाहते हैं तो भटजी स्मार्ट बना दीजिए। सर भटजी पहले ही बहुत स्मार्ट हैं और उनका जो उनकी जो पर्सनैलिटी दिख रही है अभी और जिस तरीके से फेसबुक में दिखते हैं उनके विभिन्न विभिन्न रंग, तो वो फोटो को देख के लग जाता है कि आदमी कितना रचनात्मक है। बहुत अच्छा। जी भटजी खुशी से फूल गए। जी 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 आशीष भाई, आपने शायद अपने जगह जाकर के अलग अलग जगह एक नुक्कड़ नाटक किए हैं, तो किस तरह के नुक्कड़ नाटक जी कहाँ आपने किए हैं? सर नुक्कड़ सबसे पहला जो नाटक था मेरा वो था मोटे राम का सत्याग्रह, प्रेमचंद जी का। और उसमें मैं नहीं, सबसे पहला था अंधे नगरी चौपट राजा, जिसमें राजे का रोल किया था। उसके बाद मैं नुक्कड़ में गया, तो नुक्कड़ में जो मेरा पहला रोल था वो था माइक बनने का। मैं सिर्फ माइक बना था, दोनों हाथों को इस तरीके से करके, क्योंकि नुक्कड़ में कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा अपने भाव भंगिमाओं से और कम से कम संसाधनों में नुक्कड़ में नाटक करना होता है। तो मैं नेता का माइक बना, तो दोनों ऐसे करके, और मेरा डायलॉग सिर्फ इतना ही था कि क्योंकि माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। हाँ, और फिर वो धीरे धीरे करके एक दिन मैं जो नेता था, जो उस माइक को यूज करता था, फिर मैं उस रोल में भी आया। तो और इस बीच मैंने उत्तराखंड में कई नुक्कड़ जत्थे हमारे चलते थे कि यहाँ से निकल गए अपने हल्द्वानी होते हुए गए, मेला लगता है, शोज हम करेंगे। बीच में नुक्कड़, हाँ, कई लोगों ने क्या किया कि उसको थोड़ा सा एनजीओ के थ्रू भी हमें उसका यूज करना किया। तो हमने उसमें क्या करते थे कि एनजीओ का काम भी करते थे, और शाम को हमारा ये फिक्स रहता था कि हम अपना नाटक करेंगे मार्केट में जाके। और सबसे ज्यादा मतलब मेरे जो शोज हुए थे वो हुए थे समरथ को नहीं दोस्त गुसाई, सफदर हाशमी, इनके सबसे ज्यादा शोज किए। और उसके बाद मुक्ति का मार्ग, मतलब ये दो नाटक थे। सफदर हाशमी के नाटक तो शायद मैंने 300 बार किया होगा, और उसके लगभग सारे कैरेक्टरों को मैंने एक एक करके किया है सर। जी आशीष जी रंगमंच में आपके गुरु कौन है, किनसे आपने सबसे ज्यादा सीखा? सर रंगमंच में हैं, एक हमारे हैं यमुना राम जी। यमुना राम जी मूलतः इलाहाबाद से हैं, लेकिन यहाँ पे फैमिली कोर्ट में आए, और उनका काम हमेशा यही रहता है कि बच्चों को करके और उनको थिएटर सिखाया जाए। तो पहले हम परम, एक संस्था थी हमारी, परम से हम जुड़े, लेकिन धीरे धीरे करके हम परम से अलग होके हमने एक नवांकुर बनाया, और उसमें हम हर साल बच्चों की थिएटर वर्कशॉप करते थे। तो सबसे मतलब जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ वो यमुना राम जी थे, जिन्होंने मुझे सिखाया। राष्ट्रीय लेवल के मंचों तक ले जाने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। उन्होंने रंगमंच से जोड़ा, उन्होंने सब कुछ, मतलब एक उस रंगमंच की उस दुनिया में हमें ले गए। हमारे वैचारिक स्तर को ऊपर उठाने में सबसे बड़ा योगदान यमुना राम जी का है। जी जी एक हमारे दर्शक है मनोहर चमोली मनु, वो लगातार अपने बढ़िया भेजते रहते हैं। अभी उन्होंने बहुत सारे सवाल भेजे हैं, कमेंट्स में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बड़ा जोरदार कमेंट उन्होंने अभी किया है। जो सवाल बहुगुणा जी ने इससे पहले पूछा था उसके बारे में, वो कह रहे हैं कि दरअसल बहुगुणा जी भटजी के माध्यम से अपने चेहरे के मेकअप कराने की बात तो नहीं कर रहे होंगे। तो ये तो बहुगुणा जी ज्यादा बेहतर जानेंगे। और बहुत सारे कमेंट आपके प्रशंसकों के लगातार आ रहे हैं सर, इतने कमेंट आ रहे हैं कि मेरे लिए सबको पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। और कई सवाल मनोहर चमोली जी ने भी लिखे हैं,
उनको हम कोशिश करेंगे कि आज ले सकें और आप उनका जवाब दे सकें। और अरविंद ये नेगी मैंने जी भी हैं। आपको म्यूट किया हुआ, तो ये स्पष्ट है कि आपकी ओर से को हो रहा है, दिक्कत हो रही है सर। तो जब आप ना बोले तो उसमें आप म्यूट कर लिया कीजिए नेगी जी, ताकि आवाज सबकी साफ सुनाई दे, बहुगुणा जी की, मेरी, जोशी जी की, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आपने बहुत सारे नाटक किए हैं, तो नाटकों में बहुत सारे अभिनय आपने किए, कैरेक्टर किए, तो मैं चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे अभिनेता, आपकी कहानी वाचन से मैं समझ गया, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत विद्यार्थी रहा हूँ रंगमंच का। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा एक झलक हमारे दर्शकों को अपने अभिनय की भी दिखा दें। एक डायलॉग मैं बोल देता हूँ सर, और इस डायलॉग के पहुंचने तक हमने मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो नुक्कड़ की जर्नी थी वो माइक से शुरू हुई थी, और उस रोल का जो महत्वपूर्ण किरदार था मदारी, और उस मदारी का मैं एक डायलॉग बोल देता हूँ कि बात नहीं जुल्फ की, सरमुरा सांप का, कैसे कुंडल मार के बैठा है जोड़ा सांप का, मेहरबान कदरदान, जब तक ये चमेली की जड़ों में बैठा रहता है तब तक इसके कांटे का कोई पानी नहीं मांगता, लेकिन इंसान का बच्चा इससे खेलता है, मेहरबान कदरदान, किस लिए पापी पेट के खातिर, मेहरबान पापी पेट के खातिर। वाह जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, अपने ये काफी पुराना संवाद मुझे लग रहा है, जी जी साउंड म्यूट कर लीजिएगा जब आप नहीं बोल रहे, क्योंकि आपके यहाँ से हाँ जी, थैंक यू। मैं आशीष जी, इससे पहले कि हम अगले सेगमेंट की ओर बढ़े, मैं चाहूंगा कि आपका कहानी वाचन जो है बहुत प्रभावशाली है। मैंने भी की कहानियां व्हाट्सएप से मुझे मिली, आपके हमारे मित्रों ने भेजी थी, मैंने भी सुनी। तो मैं चाहूंगा एक और कहानी आप हमें सुनाएं हमारे दर्शकों को, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपके पेंटिंग्स और आपके कविताओं पर, आपके कविता पोस्टर्स पर, उन पर चर्चा करते हैं। सर बहुगुणा सर, आप रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन ना, उनकी आवाज थोड़ा कट कट के आ रही है। भट्ट जी का कहना है कि आपके जो कहानी वाचन की जो कला है ये बहुत बढ़िया है, कहानी और वाचन की खुद भी रंगमंच से जुड़े हुए हैं, तो वो आपसे इसमें बहुत प्रभावित है। तो आगे हम आपकी कविताओं के बारे में और अन्य कविताओं के बारे में चर्चा करेंगे। एक कहानी जो आपको सबसे प्रिय हो, उस कहानी को आप पसंद करिए। एक छोटी सी कहानी है ना। हाँ सर, हमारी गढ़वाली लोक कथाओं में बहुत सारी कथाएं हैं, और हमारे जो बुजुर्गों से हमें लगातार एक वचन के तौर पे हमें मिलती रही हैं। है तो गढ़वाली में कथा, लेकिन मैं इसको हिंदी में सुनाने का प्रयास करता हूँ। आपने भी सुनी होगी, बड़े मजेदार कहानी है। और जब मैं बहुत छोटा था तब मैंने कहानी सुनी थी कि एक गांव में क्या होता है कि जो भैंस का बच्चा होता है उसका सिर एक घड़े में फंस जाता है, और वो जब घड़े पे फंसता है तो जो उसकी मालकिन होती है वो बहुत परेशान हो जाती है, और पूरे गांव को वो इकट्ठा कर देते हैं कि यार अब क्या होगा, इसका तो इस पे फंस गया घड़े पे है। और सभी ने मंथन करना शुरू किया कि आखिर हो क्या सकता है। तो तभी एक बौ को ध्यान आया, बौ मतलब भाभी को एक ध्यान आया, अरे गांव में जेठा जी हैं और उनको बुलाओ, वो सबसे दाने और सयाने हैं, सबसे बड़े आदमी हैं, वही कुछ कर सकते हैं इसका समस्या, इसका निदान वही करेंगे जी। अब बुलाया गया जी जेठा जी को। अब जब जेठा जी आए तो जेठा जी ने पूरी स्थिति को बड़े गंभीर तरीके से देखा, इस तरीके से देखा जैसे भारत पाकिस्तान का कोई मामला हो, और एकदम गंभीर होके उसको देखा और कहा, यार ये ना जवाब आ कि ऐसा है कि ये बहुत बड़ी समस्या है ये तो, अरे इसने तो अपने गले में ये जो घड़ा फंसाया, ये तो बहुत मतलब बहुत मुसीबत है, कैसे करेंगे, तो बहुत सोचने विषय हो गया जी। अब तो लोगों ने उन्हें उकसाया, जैसे हनुमान जी को उनके बल दिलाने के लिए उकसाया जाता था, तो वैसे लोगों ने उनको और क्या, अरे अरे यार तुम तो ज्ञानी लोग हो यार,
अरे तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, तुम ही कर सकते हो समस्या का निदान। अब जेठा जी की क्या है कि छाती चौड़ी हो गई। उन्होंने कहा हाँ जी अब देखते हैं। अरे यार ऐसा है कि यार समस्या तो बहुत मुश्किल है जी, इसने जो फंसाया, पहले तो इसने कैसे फंसाया, ये बहुत टफ हो रहा है, इसको निकालेंगे कैसे। फिर बौ ने भी बोला अरे जेठा जी तुम ही छा जो कुछ छा, ये थोड़ा बचाने से जन भी बचा। मैंने गढ़वाली में बोल दिया है कि ये भैंस का बच्चा बचाना है, बस किसी भी तरीके से इसको बचा दो जेठा जी, बस तुम ही हो जो कुछ हो। जेठा जी ने 5 मिनट बड़े गंभीर तरीके से सोचा और उसके बाद उनका है कि सबसे पहले हम करते हैं कि इस भैंस की बच्चे की गर्दन काटते हैं। अब लाया गया जी बड़ा सा फरसा और उसकी गर्दन काट दी गई। अब भले ऐसा करो कि ये घड़ा फोड़ो, तो उसके बाद घड़ा फोड़ा गया। लोग खुश हुए और जिसका वो भैंस का बच्चा था वो तो एकदम जेठा जी के चरणों में पड़ गई। उन्होंने जेठा जी तुम नहीं होंदा तो ये थोड़ो का निकल दो मुख घड़ा बटी, है ना, कि इस घड़े से तुम्हारे अगर आप नहीं होते तो ये कैसे निकलता बाहर। आपके ज्ञान की तो मतलब परंपरा अपरंपार है, बस तुम नहीं होते तो ये बचता ही नहीं, ये ऐसे ही मर जाता, है ना। तो ये थोड़ा सा छोटी छोटी लोक कथाएं हैं हमारे उसमें और काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो कथाएं काफी लंबी लंबी होती हैं। एक छोटी सी कहानी है जो हमें उस पूरे माहौल को, हमको गांव के उस माहौल को कई बार कानों में अंधे राजे वाली कंडीशन को समझाता है। नेगी जी एक सवाल है रविशंकर गोसाई जी का स्क्रीन पर है कि रंगमंच में दर्शकों की भूमिका के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आस्वादन करने वाला ना हो तो क्या अभिनय पूर्ण होगा या नहीं। करने वाले ना हो तो क्या अभिनय सर दर्शकों की तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है और रंगमंच में आपका अभिनय तभी पूरा होगा जब आप जिस मैसेज के साथ उस मंच पे उतरे हैं और वो कितने लोगों तक वो पहुंच रहा है। जब हम नुक्कड़ों पे नाटक करते हैं तो नुक्कड़ एक ऐसा माध्यम होता है जहां पे हम सीधे सीधे पब्लिक से जुड़ते हैं, है ना। वो इस तरीके से भी जुड़ जाते हैं कई बार कि स्थिति खतरनाक भी होती हैं, अपनाक भी होती हैं, और वो जो जुड़ने का एक तरीका है, तो इसलिए दर्शक होना तो बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जिस बात को कहना चाहते हैं, नाटक के माध्यम से जिस मैसेज को आप समाज तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसका पहुंचाने का एक तरीका ये है कि आपको दर्शक तो चाहिए ही चाहिए, है ना। और देखो जब हम रिहर्सल करते हैं उसमें डूब के, तो सारी मेहनत इसीलिए होती है कि जब हम पब्लिक के बीच उतरें तो हम सशक्त माध्यम से अपने उस मैसेज को पहुंचा पाएं उन लोगों तक, है ना। तो दर्शकों की तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है सर, क्योंकि उन्हीं के लिए वो होता है और उन्हीं के जरिए हम अपने मैसेज को समाज में पहुंचाते हैं। गोविंद पंत राजू बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो आशीष को आशीष दे रहे हैं, इसको वहाँ आशीष दिख रहे हैं। जी हाँ, अंकल को प्रणाम। अंकल गोविंद जी से जुड़े रहे। अंकल से बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम करीबन 8-10 साल से उमेदवार ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं। सर आपकी आवाज फिर कट रही है, बोगड़ा जी थोड़ा साफ बोल पा रहे हैं। आपसे अनुरोध है जब अपनी बात पूरी करते हैं सर, आपने साउंड, आपसे अनुरोध है कि आप जब अपनी बात पूरी कर लें तो अपना माइक म्यूट कर दीजिए। जी। आशीष भाई जब आप नहीं बोल रहे हैं उस समय तो आसान रहेगा। जब आप बोल रहे हैं माइक ऑन कर लीजिए, जब आप नहीं बोल रहे हैं उस समय माइक ऑफ रखिएगा। और कश्मीर से मैं भी 2-3 सवाल लेता हूँ सर आगे बढ़ने से पहले। जी आगे बढ़ने से पहले 2-3 सवाल है सर, एक साथ ले लेते हैं। मनोहर चमोली मनु जी की कुछ इच्छाएं हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। इधर प्रदीप जोशी जी कह रहे हैं कि बहुत शानदार कार्यक्रम है, इसके लिए सब पूरी टीम को बधाई। जोशी जी धन्यवाद आपका उत्साहवर्धन के लिए।
मनोहर तमोरी जी का पहला जो कमेंट नुमा प्रश्न है वो ये है कि वे कौन से कारण है कि सब कुछ जानते हुए भी कला को हाशिए पर डाला जा रहा है। अब तो अपना उत्तराखंड है, अपने लोग सरकार में हैं, तब राज्य के नौनिहालों को इस प्रकृति के धनी राज्य में कला से दूर किया जा रहा है। हाई स्कूल परीक्षा में तो कला के अंक भी नहीं जुड़ते। व्यवस्था इतनी तंग क्यों है भाई कला के प्रति? ये पहला सवाल है इनका। संगीत के अध्यापक जिस स्कूल में तैनात हैं वहां वे अन्य विषयों को पढ़ा रहे हैं। कला जो जीवन के हर हिस्से में जरूरी है वह स्कूली शिक्षा में उपेक्षित क्यों है? सूबे में कला अकादमी खोले जाने के लिए कलाकारों, संस्कृति कर्मियों ने क्या कभी कोई आवाज उठाई? ये दो सवाल है सर, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आशीष जी? इससे पहले कि आशीष जी जवाब दें, मनोहर भाई को मैं बता, तीसरा सवाल है, एक और है, उसको भी ले लेते हैं जी। तीसरा सवाल भी ले लेते हैं सर, फिर बताइएगा आप। वो कह रहे हैं कि साहित्य और कला हमें संवेदनशील बनाती है, हम सब जानते हैं, लेकिन समाज में असंवेदनशीलता लगातार बढ़ती जा रही है और आप इसके लिए किन कारणों को जिम्मेदार मानते हैं? ये उनका सवाल है सर। तो मैं चाहूंगा आप तीनों सवालों का जवाब एक साथ दे दें, फिर हम बोगड़ा जी को सुनते हैं। हेलो। सर मैं इस पे मैं जवाब दे देता हूँ, है ना जी। अब बोगड़ा जी कुछ बोलेंगे? हाँ। सर जो प्रश्न आया एक कि हमारा अपना उत्तराखंड है और हम किस तरीके से एक इन कला से दूर होते जा रहे हैं, हम उसको शिक्षा पे यूज नहीं कर पा रहे हैं, अब हाई स्कूल में उसके नंबर नहीं जुड़ रहे हैं। तो सर उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो एक 80 के दौर पे 80-90 के दौर में जो एक आर्थिकी की दौड़ शुरू हुई थी, जहां पे अभिभावकों ने बच्चों को उस कला से दूर करना शुरू किया और उनको आर्थिक घोड़ा बनाना शुरू किया के खातिर शिक्षा के लिए ज्यादा वो किया। उस दौर में हम भी हैं कि अक्सर हमें यही टोका जाता था। तो वो जो कला है। दूसरी बात, मैंने जो पहली बात कही थी कि हम अपने जब पढ़ाई करते हैं तो हम विषयों के तुलनात्मक अध्ययन तो पढ़ते हैं, लेकिन आज तक उसको समझ नहीं पाए। मैं अपना एक वाकया बताऊं, मेरा फर्स्ट बोर्ड ड्यूटी थी और उस फर्स्ट बोर्ड ड्यूटी में मैं बोर्ड ड्यूटी में जा रहा था और वहां के प्रधानाचार्य ने मुझे आते ही इस बात पे टोक दिया, अरे यार अब उन्होंने गढ़वाली में बोला था कि अरे यार तुम्हारा तो ठीक ही चे, अब तुम्हारा तो चल ही जान दो, तुम तो कला वाला छा, अर्थात तुम्हारा तो ठीक ही है, कला वाले हो क्या है ना, कि तुमने करना क्या है। लेकिन ये आप समझ, आपके साथ के लोग अगर उस विषय की महत्ता को नहीं समझते हैं और वो शिक्षा जो सिर्फ डिग्रियों तक सीमित रह गई है कि डिग्रियां लो और नौकरियां प्राप्त करो, इसका कारण ये है ना। मैं एक प्रश्न और करना चाहूंगा, आप देखिएगा 1965 में, मैं सर जोशी सर से भी इस बात को करना चाहूंगा कि जब वो बच्चे थे तो उन्होंने भी 2 पहाड़, 1 सूरज और 2-3 उड़ती हुई चिड़िया बनाई होंगी और एक बहती हुई नदी। मेरे पिताजी ने भी यही बनाया था। मैं कई लोगों से प्रश्न पूछता हूं, मैं, है ना, बोगड़ा जी ने भी यही बनाया होगा, हाँ, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2005 में मेरा इंटर है, मैंने भी यही बनाया था। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी रचनात्मकता की जो एक जर्नी है वो उन 2 पहाड़, 1 सूरज और 2 कौवों पे आके अटक गई। बहुत बड़ी बात जो कही कि आपने। जो कि सबसे खतरनाक बात है। इसीलिए हमारे गुठियार आंगनों से थड़िया चौफला उड़ गए, क्योंकि हमने बच्चों को बताया ही नहीं। अक्सर मैं माफी चाहता हूं अगर कोई इस बात से हट होता है। अक्सर हमारे बड़े लोग कहते हैं कि यार आजकल की जनरेशन देखो, है, इनको तो कुछ मतलब ही नहीं है। अरे मतलब कैसे होगा? जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। आपने उस लेवल को जोड़ने का कभी प्रयास नहीं किया। वो 90 का जो दौर था जहां पे आपको एचएम की ट्रेनिंग के लिए आपको फोर्स किया गया, आपको पॉलिटेक्निक सब किया गया। ये सोचिए कि जो
5 साल का बच्चा जो चित्र बना बना के कॉफियां भर देता था, वो 12 साल में वो कुछ नहीं बनाता है। आपने उसकी रचनात्मकता को मार दिया एक प्रेशर डाल के कि आपको भैया पेट के लिए पढ़ाई करनी है, आपका पेट बड़ा है, सोच नहीं, है ना। ये सबसे खतरनाक बात है, इसीलिए चीजें हाशिए में जा रही हैं। कैसे हम चीजों को सभ्य करेंगे सर? हमने कभी उनसे बोला ही नहीं कि बैठ के ऐपण बनाओ, हमने कभी चर्चा ही नहीं करी कि वर्ली क्या होती है, हमने कभी कोई चर्चा ही नहीं करी, हमने कभी चर्चा ही नहीं की थड़िया गीतों में क्या गाया जाता है। हमने सिर्फ चर्चा करी, यार तुझे पीसीएम में 98 नंबर लाने हैं, बस तुझे केमिस्ट्री में नंबर लाने हैं, है ना। वो जो एक भूत सवार हुआ साइंस साइड का और इस पूरे लेवल का कि आप इससे नौकरी मिलेगी, इससे नहीं मिलेगी, ये सबसे खतरनाक बात है। उसका भुक्तभोगी मैं स्वयं हूं। जबरदस्ती साइंस साइड से एंटर करने की थोपा गया कि ना साइंस साइड करनी है ना। और उसके बाद क्या हुआ, पॉलिटेक्निक में निकले, खर्चा ही नहीं निकला, कैसे करोगे पॉलिटेक्निक, पैसा ही नहीं था। तो ये जो दौर है, जो ये मानसिकता है, सबसे पहले लोगों को समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है आज की डेट में दिखावटीपना। एसी में बैठ के या घरों के अंदर बैठ के लिख लेते हैं लोग, लेकिन जब आप लिख रहे हो तो गिरधा की तरह जीवन जी के दिखाओ, तो शायद आपका लिखा हुआ तब साकार होगा जब आप गिरीश चंद्र तिवारी गिरधा की तरह जीवन जिएंगे। सड़कों पे उतरकर अपने गानों को स्वयं गाते थे, उस जन आंदोलन को, हर जन आंदोलन को सपोर्ट करते थे। तो आपकी लिखावट और आपके विचार करते हैं। अब लिखते हैं क्रांति पे, लेकिन आपका वो व्यवहार कुछ होता है। तो यहाँ जहां ये दोगलापन शुरू होगा ना, वहां से आपका विश्वास उठना शुरू होगा। आप नहीं कर पाएंगे उस काम को, और यही कला के साथ हुआ है। आज हाई स्कूल से नंबर हटा दिए। मुझे लगता है कि मैंने भी 6 विषय से हाई स्कूल पास किया। बच्चे का एक रुचि भी रहता है, और हम कितनी बड़ी विडंबना उस बच्चे के साथ कर रहे हैं कि हम उसकी रचनात्मकता को एकदम मार दे रहे हैं। कोई सेंस ही नहीं है उस बच्चे के पास, है ना। तो ये कहानियों का एक जो सिलसिला शुरू हुआ कि लोगों ने दादा दादी का कोई संपर्क ही नहीं है नातियों से कि वो अपनी दौर की कहानी सुनाए, वो सारी परंपराएं टूटती जा रही हैं, जो समाज के लिए बहुत घातक है सर। यही सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारी, आप एग्जीबिशन में जाके या जब प्रदर्शनियां लगती हैं तो अब बहुत बड़ी बड़ी बात है ना जी। शिक्षा नीति पर हम विस्तार से कभी चर्चा करेंगे आपसे बैठ करके। अभी हम थोड़ा सा कार्यक्रम के समय की सीमा है, तो हम आज कल के समय सवाल ले लेते हैं। उसके बाद हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे 2-3 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा जुड़ेंगे। मैं चाहूंगा कि आप जो वेस्ट मटेरियल जो आप साउंड इको ये म्यूट कर लीजिए सर, माइक इको आशीष भाई अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो, इसको म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ। तो मैं कह रहा था कि हम ब्रेक के बाद आपके पास लौटते हैं। 2-3 मिनट के ब्रेक के बाद आपने जो हस्तशिल्प का काम किया है और जो आपने वेस्ट मटेरियल से चीजें बनाई हैं, उन पर चर्चा करेंगे। और आपके पास अगर कोई उपलब्ध हो तो आप तब तक निकाल के रखिएगा। हमारे दर्शक देखना भी चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आपने वो कैसे बनाई। तो हम कल के 2 सवाल पहले लेते हैं, उसके फिर आज के 2 सवालों पर चर्चा करेंगे। फरीदा शो करिए, कश्मीर से आप जोशी क्यों हैं? इस बात को देना जोशी सर है? हाँ जोशी सर मेरी आवाज सुन पा रहे? हाँ बोलिए। इस प्रश्न को हमने कल डिस्कस किया था और राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी ने बहुत अच्छा उत्तर इसका दिया था कि ये जो नगर था, मैं शायद चर्चा हमने हो गई थी इसके बारे में कि ये नगर फिरोजाबाद है, जिसे अकबर के एक सेना नायक ने बनाया
और फिरोजाबाद जो है वो कई चीज़ों के लिए फेमस हुआ, लेकिन पर्टिकुलरली कांच की चूड़ियों के लिए इसको ज़्यादा जाना जाता है। और कांच की चूड़ियाँ, कांच का जो देश में काम होता है वो 70% काम जो है वो फिरोजाबाद में होता है। और लगभग लगभग 55 मिलियन, 5 करोड़ 50 लाख समझ लीजिए आप, चूड़ियाँ यहाँ हर रोज की बनती हैं, एक दिन में 50 से 55 मिलियन चूड़ियाँ यहाँ बनती हैं। बढ़िया। और यदि यहाँ पे आप जाएंगे तो जो महिलाएं बहुत हैं, सर। वो महिलाएं जो हैं वो स्किल्ड लेबर हो गई हैं। वो आप यदि इसकी जो बोहरान मार्केट है वहाँ पे जाएं तो वहाँ पर जाने से आपको आवाज़ें जो मिलेंगी ना, वो मिलेंगी 4 कटरीना देना, एक कट्टा करीना देना, कटरीना करीना। तो ये सब फिल्मी जो वो हैं वो इस पे जुड़ गए हैं इनकी जी। बोलचाल की भाषा में। और यहाँ अकबर की बनाई हुई सबसे प्राचीन मस्जिद भी है, चूड़ियों के नाम है सर वो जामा मस्जिद चूड़ियों। है। जी। जी, ये और करीना राजीव साहब, 4 कटरीना निकाल, करीना ये चूड़ियों के नाम है वहाँ, चूड़ियों हाँ का 4 डिजाइन है। कटरीना निकाल, एक कट्टा करीना दे दे उसे। मतलब ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम जो है वो वहाँ जुड़ गए हैं। और वहाँ की भाषा थोड़ी जो है वो हिल, चूड़ियों जो के चूड़ियों की वजह से हिल लगाना, जो स्किल्ड लेबर है ना, किस तरह कांच में केमिकल को मिलाना है, वो वहाँ लेडीज काम करती हैं। और जो लेडीज हैं वो स्किल्ड लेबर, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना कि स्किल्ड लेबर होना चाहिए, स्किलिंग में जाना चाहिए, फिरोजाबाद इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये फिरोजाबाद है जो कहना चाहिए जो अकबर के सेना नायक ने बनाया। यही पूछा गया था कि वो सेना नायक का, ये जो लोक कला है, ये शायद अभी 1-2 दिन से मनीषा जी नहीं आ रही है। ये भी लोक कला जो है वो जी। बंगाल की है, जिसको हम बाउल सवाल भी कहते हैं। वो जी। बाउल, बाउल संगीत जो है वो अब अपनी अंतिम सांसें कहना चाहिए गिन रहा है, जी। क्योंकि ये जो है ये सूफी संप्रदाय से काफी प्रभावित हुआ। और बाउल सिंगर्स को यदि आप सुनेंगे तो वो बिल्कुल आपको सूफी संतों की तरह, सूफियों की तरह किसी और लोक में ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब कोई प्रोत्साहन इनके लिए नहीं है। और ये इसमें बुद्धिज्म का, सूफिज्म का बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि बुद्धिज्म का प्रभाव से ये लोग जो हैं वो अपने बालों को मुड़ा लेते हैं। जितने आप बाउल सिंगर देखेंगे नॉर्मली उनके बाल शुरू शुरू में उड़ा दिए जाते हैं। और सूफियों का अलख लगाना जिसको हम कहते हैं वो है। और 4 प्रकार के बाउल जो हैं वो कहे जाते हैं, जिसमें एक नेड़ा फकीर, मैंने इसमें कहा भी था कि नेड़ा, प्रश्न को आप देखें, आपने हटा दिया शायद प्रश्न, नेड़ा फकीर और साईं, और ये 3-4 कैटेगरीज हैं बाउल की जो आपको वहां देखने को मिलते हैं। मैं एक बात और बता दूं, कल के प्रश्न में राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी ने ये भी कहा था कि वहां पे एक हरे कांच की चूड़ियां फिल्म जो थी वो भी फिरोजाबाद में शूट की गई थी। वो उन्होंने मेरा ध्यान उससे आकर्षित किया था, तो उनका बहुत बहुत साधुवाद उनके प्रति। और आज का जो प्रश्न है वो मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया मैंने प्रश्नों को। और शिफ्ट ये किया है कि पहला प्रश्न तो चलो ठीक है, ये ज्योग्राफी और आप कह रहे कल्चर को लेके है कि वो मध्य भारत का एक शहर अंचल का एक भाग है जो दक्षिण के द्वार के निकटतम जैन और हिंदू मंदिर के आस्था केंद्र था। इस शहर की खास बात, की 2 खास बातें हैं। इस शहर के 4 कोनों में 4 जलकुंड हैं। मैं उन के नाम नहीं दे रहा, तो हो सकता है वो आप गूगल में कोई देख लेगा, इसलिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। 4 कुंड है और कलाकारों की नगरी भी है, और उन कलाकारों के नाम नहीं दे रहा क्योंकि फटाक से उनसे आंसर आएगा इसका। वो अभी भी मेरे को लगता है जितने दर्शक हमारे श्रोता देख रहे हैं वो उन कलाकारों का नाम लेते ही कह देंगे। ये मध्य भारत का एक शहर है। कौन सा शहर है? बड़ा खूबसूरत शहर है, बड़ा शांत शहर है, और एक अपना कस्बा जैसा है।
वो देखते हैं कौन ज्योग्राफी में कौन रिसर्च करता है। ये भट्ट जी थोड़ा सा हम हट रहे हैं आर्ट एंड कल्चर को, मतलब निखालिस आर्ट एंड कल्चर को लेके, क्योंकि मेरे को लगता है कि कल्चर अमलगमेट्स एवरीथिंग वॉट एवर हैपन्स इन द वर्ल्ड, राइट। ये मैं आज एक चिकित्सा के क्षेत्र में जा रहा हूँ और ये एक है कि खता किसी की थी और उसकी सजा किसी और को मिली, वो एक त्रासदी हुई, और त्रासदी से कई सारी चीज़ें अभी तक पर्सपेक्टिव हम समझ पाएंगे कि किस त्रासदी के लिए कहा गया। जो त्रासदी थी बड़ी भयानक थी, और अच्छा ये हुआ, ईश्वर की कृपा रही कि वो त्रासदी वो रुक गया। अदरवाइज इसके बड़े गंभीर परिणाम जिन जिन के पास हुए वो बड़े भयानक थे, लेकिन अब वो हट गया है। तो somebody did it, other suffered. What a catastrophic medical catastrophic happened. किसके लिए रेफर किया जाता है? इन वर्ल्ड पर्सपेक्टिव। अब हम सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे इस में, हम थोड़ा सा हम आगे चल रहे हैं। पूरे विश्व में ऐसी कौन सी ऐसी त्रासदी हुई जिसके लिए हमने ये कहा कि खता किसी की थी और सजा किसी को मिली। क्योंकि यदि मैं आपसे कहूं कि खता किसी की थी, तो खता अमेरिका में खता हुई, अमेरिका ने खता की इराक के साथ, उस पर बॉम्ब किया और पूरे वर्ल्ड को कहा गया कि सद्दाम हुसैन साहब ने जखीरा इकट्ठा किया हुआ है। और जब कंट्रोल हो गया अमेरिका का, तो उनको एक भी बम वहां नहीं मिला। तो खता किसी की थी और सजा इराकियों ने पाई। हमारे भारत के और इराक के लगभग 5,000 साल के संबंध हैं। लेकिन मैंने जब इराक में अटैक हुआ, जो कल मुकेश बहुगुणा जी कह रहे थे कि समझ किसी को नहीं है कि भारत क्या है, मैंने उन दिनों करीब 17 पेपर न्यूज़पेपर छापता था मैं, जब इराक पर अटैक हुआ था। कहीं किसी टीचर ने, कहीं किसी सज्जन ने लेटर टू एडिटर लिखा हो कि भाई साहब ये गलत हो रहा है, अमेरिका गलत कर रहा है। क्योंकि अभी जो आज आशीष बात कर रहे हैं ना कि वो कला क्यों है ऐसा, क्योंकि अब हम गोरी चमड़ी और पैसे को लेके ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं, इसीलिए वो कला जो है ना वो हाशिए पे जा रही है। मेरे पास कई बातें कहने के लिए हैं, बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन मैं उसको चाहता नहीं वो करूं। और 2 प्रश्नों का उत्तर देखते हैं कौन दे पाएगा। मेरा एक सुझाव है भट्ट जी से और जोशी जी से कि एक दिन एक सेशन हम इस तरह का भी रखें, आपस में इस चर्चा का भी। हाँ, कुछ होना चाहिए, कुछ किताबों पे, कुछ फिल्मों पे। आपने देखा होगा कि हर दिन वार्ता में, कि चाहे वो कोई भी आदमी बोल रहा है, इस तरह के विषय अनायासी प्रश्न के रूप में या कहीं न कहीं से निकल ही आते हैं। तो एक दिन हमको इस तरह पे बात की जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों भट्ट जी, कैसा और किसी नीति निर्धारक को, किसी विशेषज्ञ को बुला लीजिए, सुना जाए कि वो क्या कहना चाहते हैं। हम तो मैंने प्लेड बाय इनिंग्स, मैं तो अब नहीं हूँ उसमें, लेकिन जैसे आप शुरू में बात कर रहे थे SCRT से बुलाएं, या किसी, जो मैं राकेश जुगरान जी की बात नहीं कर रहा, वो बहुत संवेदनशील आदमी है, लेकिन आप SCRT कुंवर साहब को आमंत्रित करिए, मिनिस्टर साहब को आमंत्रित करिए, उनसे देखें, पूछें कि क्या मतलब, क्यों ऐसा हो रहा है कि आज हर कलाकार, हर शिक्षक जो है वो पीड़ित है, वो व्यथित है। आपने कहा कि जी, आपने कहा कि यू हैव प्लेड योर इनिंग, दो यू हैव प्लेड योर इनिंग। चर्चा करेंगे। आज का दिन आशीष नेगी जी का है, नमस्कार है। आज भी फिर से स्वागत है शो में। नेगी जी, आपका फिर से स्वागत है। मैं चाहूंगा कि आपने जो हस्त्र बनाए हैं वो हमारे दर्शकों को सर दिखाएं। नेगी जी, हाँ बिल्कुल दिखाइए। बहुगुणा जी, आपका टर्न कल हो चुका है, आज नेगी जी का। आपका भी टाइम आएगा, चिंता मत करिए आप, चिंता मत करिए। कभी तो ऊँट पहाड़ के नीचे आएगा। अनम्यूट कर लीजिए सर। अभी तो टाइम है सर। आज नेगी जी को सुनते हैं थोड़ी देर और। नेगी जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, मेरा म्यूट ही है। बोलिए। हाँ, आप ठीक है, माइक अनम्यूट हो। हाँ, अनम्यूट करने को बोला मैंने सर, अनम्यूट करने को बोला मैंने सर। जी, जो कला, क्राफ्ट और आप उसकी चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में
शायद आपकी आवाज नहीं जा रही। आशीष भाई, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो नेगी भटजी का जी। सवाल है, कला और क्राफ्ट की जो आपने चर्चा की थी, तो आप अगर उनको, आपने जो कला और क्राफ्ट की चर्चा की उन्होंने बगुड़ा जी, बगुड़ा उनको जी, दिखाइएगा जी। मैं आप ही के सवाल को वहां तक पहुंचा रहा हूँ, हाँ ठीक है। हाँ वहां तक पहुंचा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, जो मैंने हस्तशिल्प बनाया है वेस्ट मेट। हाँ हाँ, मैं बगुना जी की बात सुनी अभी, उनकी आवाज आ नहीं रही साहब थोड़ा। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें सीसीआरटी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में है। वो इसलिए है क्योंकि 2014 में जब मैंने हैदराबाद में ट्रेनिंग्स ली और आर्ट एंड क्राफ्ट स्किलिंग वाली वो ट्रेनिंग थी, और उससे पहले मैं सिर्फ थिएटर पे फोकस करता था, क्राफ्ट सिर्फ घर तक सीमित था। उसके बाद ये हुआ कि यार बच्चों के साथ ये करना चाहिए, और काम मैंने जड़ों पे भी किया है, बकेट पे किया है, रिंगाल पे किया है, कई चीजों पे किया है। लेकिन जब मैंने जब दूर दराज के गांव में मैं गया, लगभग आज इन 7-8 सालों में मैं 40 से ज्यादा गाँव में जाके मैंने वर्कशॉप की है। लगभग 1,500-2 हजार बच्चों को से मैं रूबरू हुआ। तो वहाँ के लोकल जो चीजें मिल सकती हैं, सस्ती से सस्ती, जिसमें उनका कम से कम पैसा खर्च हो, इस तरीके का मैंने वर्कशॉप का एक टेंट बनाया। तो उसी में मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे ये है, ये अखबार और गत्ते से बनी एक छोटी सी अलमारी है ना। आप इसको देख सकते हैं, ये सिर्फ गत्ते से बनी है। इस पे एक ड्रॉअर भी है जिसको आप इस तरीके से खोल सकते हैं, ये। और कुछ नहीं है इस पे, है ना। ये सारा वेस्ट मटेरियल है जिसपे ये छोटी सी अलमारी है। अक्सर हम छोटी छोटी चीजों बनाने के लिए रखते हैं, है ना। तो ये आप देख सकते हैं, एक ये है। एक और दिखाना चाहूंगा, ये मास्क, ये जादू का मास्क है। एक डांस हुआ था जादू पे, तो मैंने बनाया और बच्चों को भी सिखाया है। इस पे कुछ नहीं लगा, ये भी सारा वेस्ट मटेरियल से है। मैं पहन के दिखा देता हूँ एक बार, है ना। तो हॉलीवुड में बनी अवतार फिल्म याद आ गई। जी जी। और इस पे कुछ नहीं है, इस पे केवल अखबार लगा हुआ है, अखबार, फेविकॉल और कलर, जिससे आप इसको बना सकते हैं, है ना। इसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये पूरा अखबार से बना हुआ है। और आप जब दिल्ली हाट जाइए कभी, और दिल्ली हाट में जब इन चीजों के आप रेट पूछेंगे तो शायद ये 250, 300, 400, 500 के रेट के बिकते हैं दिल्ली हाट में। बहुत है, मैं जब भी जाता हूँ दिल्ली हाट जरूर घूमता हूँ, कुछ लूं ना लूं, लेकिन वहां से कला के कई आइडिया हमें मिलते हैं। तो अब ये देखिए, इस पे ये अखबार यूज है। ये जो डंडी लगाई है, ये एल्युमिनियम की तार है इसको सपोर्ट करने के लिए। और इसके नीचे वाले हिस्से पे देखिए, ये टेप का रोल है स्टैंड में। हाँ, ये टेप का रोल बनाया गया है, और इस पे हमने गोल्डन कलर, ताकि ये थोड़ा एंटीक लगे, है ना। इसी पे एक और है, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पूरा अखबार से बना है ना। इसको हम रणसिम्बा कहते हैं। हाँ, बचता है सर। जी 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 बचता है जी, इसको रणसिम्बा कहते हैं। और ये जब आप पहले काफी बचता था, लेकिन जैसे जैसे गुठियार सुने होते जा रहे हैं, तो ये भी धीरे धीरे करके हाशिया पे चले जा रहा है। तो ये पूरा अखबार से बना है सर। और ये जो इसका नीचे का स्टैंड है, ये आप देख सकते हैं, ये फोन का डब्बा है। अरे वाह। तो है ना, ये फोन के डब्बे पे, तो जिन फोन के डब्बों को हम फेंक देते हैं, उसका इतना अच्छा स्टैंड बना सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये पूरा अखबार से बना है, अखबार की लुगदी से तैयार हो रखा है, कोई खर्चा नहीं है, थोड़ा सा मेहनत है, थोड़ा सा फेविकॉल है और थोड़ा कलर है, बस। लेकिन यही चीज आपको ये देख के दीक्षा जोशी जी आई थी, वो
इसका मोदी जी आए थे, मोदी जी आए, राजस्थान से आए थे, देश जी सब यहाँ आ गए। जी जी। तो बहुत अच्छा। ये एक दो नमूने हाँ, ये एक दो नमूने इस तरीके से हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। और जो मैंने वर्कशॉप में ये वेस्ट इसीलिए चुना कि आपके इर्द गिर्द जितना कूड़ा है आप उससे घर सजा सकते हैं। कला आपको संवेदनशील बनाती है, सभ्य बनाती है, साथ साथ में रचनात्मक बनाती है और आपका सौंदर्य बोध जगाती है। आप कूड़ा वाह, फेंकते हैं लेकिन हम ये काम करते हैं, हम अपने बहुत घर को सुंदर, कूड़े से सजाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत जी सुंदर। आशीष भाई एक सवाल पूछना चाहता था। जी। आप ये अखबार को सेब कैसे अलग बनता अलग है ये? आकार कैसे देते हैं? आप क्या मिलाते हैं अखबार में? कुछ मिलाते हैं, क्या करते हैं अखबार में? कुछ मिलाते हैं क्या? नहीं सर, इसमें अखबार की लुत्की और केवल फेविकॉल है। शेप देने के लिए हम हाँ, हम इस पे क्या करेंगे कि इस आकृति का हम गत्ते का टुकड़ा काट लेंगे जी और गत्ते के टुकड़े के बाद उसके बाद हम उसको ऐसे ऐसे चिपकाते हुए उस शेप को देते हुए रहेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम इसको शेप दे सकते हैं। थोड़ा सा राउंड है बहुत बढ़िया। है ना। तो बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा भी वो करेंगे तो ये चीजें बन जाएंगी, है ना। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है क्योंकि जब उत्तराखंड के कई हिस्सों में बच्चे जब अपनी फोटोएं मुझे भेजते हैं कि जब वो काम करते हैं तो उनको देख के खुशी होती है कि हाँ, क्या वाह, अब वो उस बहुत कूड़े अच्छे, का यूज करना शुरू कर चुके हैं, बहुत है अच्छे, ना। बहुत हाँ सुंदर, जी बहुत सुंदर, जी। आप बहुत जिस सुंदर। भी विद्यालय में आप हैं, आपके स्कूल के बच्चे बहुत डिसाइड हैं कि आपके स्कूल कितना अच्छा शिक्षा आपको मिला है, कितना आपको मिला है। बहुत बढ़िया आशीष भाई, बहुत आ, बढ़िया, शानदार, हाँ बढ़िया। हाँ सर, बच्चे तो सर सभी जगह के अच्छे हैं, बस ये होता है कि हमें थोड़ा सा उनके साथ जुड़ने की जरूरत है। और जुड़ने के बाद वो जो निखार लेके आते हैं ना, वो आप सोच नहीं सकते क्योंकि उनकी सोच ही कुछ और होती है। आपको थोड़ा सा उनके साथ जुड़ने की जरूरत है, बाकी और उसके लिए कला बहुत महत्वपूर्ण है सर। अगर आप किसी भी माध्यम में कला को जोड़ लेते हैं तो आप सफल हैं। बच्चों के साथ जुड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कार्यक्रम के अंतिम चरण में है। मैं जी बपड़ा जी से अनुरोध करूंगा वो कुछ देर पहले कुछ पूछना कहना। हाँ, आपकी आपकी आवाज में सुन नहीं पाया, क्या बोला आपने? सुन नहीं पाया क्या? भट्ट जी मैं सुन नहीं पाया, आपने क्या बोला? आपकी आवाज कट रही थी। आप कुछ थोड़ी देर पहले आप अपना सवाल कर लीजिए। आशीष भाई ने इतनी बढ़िया बात कही कि मैं भावनाओं में बह गया। मैं भूल गया कि मैं क्या पूछना चाहता था। सर भट्ट जी की आवाज नहीं आ रही है। आप सर क्वेश्चन रिपीट कर लीजिए, क्या बोलना चाह रहे हैं। मुझे याद नहीं है मैं क्या पूछना चाहता हूँ। आज के शो के बारे में जोशी जी अपना आशीष भाई आप माइक म्यूट कर लिया कि थोड़ा सा आपके यहाँ तो 2 सेट में ये लिंक खुला हुआ है। हाँ मेरे ख्याल में ठीक है। अब बोलिए भट्ट जी आप। जी सर, जोशी सर मैं चाहूंगा आप अपनी बात आज के फाइनल में आप कुछ कहना चाहें तो आप अपनी नहीं बात नहीं, रखिएगा मैं सर, उसके बाद हम मैंने शो जो के कहना था समापन की ओर कहना बढ़ते था, बहुत अच्छा हैं। लेकिन आशीष, समापन बहुत से अच्छा, बहुत खूब। पहले मैं मुन्ना भाई, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सर कल हमारे साथ पाटन गुजरात से के स्वामी जी होंगे। बहुत अच्छा। कल शाम 7 बजे हमारे द टीचर शो में गुजरात पाटन के आचार्य कमलेश ने बहुत ही शानदार गायक संगीतकार, और कल हम गुजराती में भी उनसे कुछ सुनेंगे और सीखेंगे। तो मैं आशीष भाई, आप अंतिम चाहते हो आज के शो के बाद, फिर हम समापन पर बढ़ते हैं। आप अपनी बात रखें आशीष भाई, कुछ और कहना चाहते हो, कुछ और बताना चाहते हो, दिखाना चाहते हो? कोई कविता सुनाना चाहे तो।
सर कविताएं तो काफी हैं, लेकिन गिरधा की चंद लाइनें मुझे बहुत पसंद आती हैं कि बड़ा मुश्किल है चीजों की तरह देखना। गा के सुनाइए, गा के सुनाइए, आपकी आवाज अच्छा, बहुत बढ़िया गा है। के सर आवाज बहुत बढ़िया है। हाँ, गाने से पहले सर थोड़ा सा मैं कुछ दो बात और कहना चाहूंगा कि जैसे कि कला और साहित्य बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप जितने भी लोग हैं या जो भी इस चीजों को सुन रहे हैं, उन किताबों से बच्चों को जरूर जोड़िए। एक छोटा सा प्रयास जैसे हमने किया, हमने स्कूल के इतर हमने एक पुस्तकालय भी बनाया ताकि पूरे क्षेत्र के बच्चे उससे जुड़े। उसके बाद हमने एक दगड़िया ग्रुप बनाया है। उस दगड़िया ग्रुप में जब बच्चा इंटर पास कर जाता है तो उससे जुड़ के हम उस पूरे क्षेत्र पे काम से 1.5-2 साल से, और इसका बहुत मतलब पॉजिटिव हमें रिजल्ट मिले हैं इन सारी चीजों के, कि उन जो बच्चे अपने गांव में काम करते हैं तो खुशी मिलती है। तो आप भी इस तरीके से काम कर सकते हैं। एक पुस्तकालय का निर्माण जरूर कराएं, चाहे आप अपने कमरे पे करें। जैसे आप एकेश्वर आएंगे तो मैंने 2 कमरे लिए हैं, एक में मैंने पुस्तकालय बनाया, एक में मैं रहता हूँ। और इसके साथ साथ वो जो दगड़िया ग्रुप है जो पूरे क्षेत्र पे काम कर रहा है उन 10-12 गांवों में, तो आप अगर छोटी सी कोशिश करेंगे और एक बार ठान लेंगे तो काम हो जाता है ना। इसके बाद भोगना जी की उसमें तो मैं गिरधा का ही गाना गाता हूँ। अक्सर हम नुक्कड़ों में इस गाने को गाते थे। आवाज आ रही है ना सर? आ रही है, सुनिए। हाँ, तो सर गिरधा का गाना है। हाँ बोलिए बोलिए। तत्कुनी आप गिरधा का गीत सुनाइए। तत्कुनी लगाऊ तेक घुनन मुनाई न देख, तत्कुनी लगाऊ तेक घुनन मुनाई न देख, जता एक दिन त आलू दुनी में हो जता एक दिन त आलू दुनिया दुनी में। चाहे हम नी ले सको, चाहे तुम नी ले सको, जता कोई ना कोई दिलालू ये दुनिया दुनी तेरू मेरू निरालू, जै दिन ननु ठुलो नी होलू, जै दिन तेरू मेरू जै दिन ननु ठुलो नी होलू, जता दिन त आलू ये दुनिया दुनी में हो जता एक दिन त आलू ये दुनिया दुनी। जै दिन जोर नी पलला, जै दिन चोर नी पलला, कैका जोर नी चलला, जै दिन चोर नी चलला, जै दिन चोर नी जोता एक दिन त आलू ये दुनिया दुनी में हो जता एक दिन त आलू ये दुनिया दुनी में। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुपर। गिरधा के साथ कुछ दिन गुजारे थे, वो आज याद आ गई कुछ दिन। जी जी, उनके साथ बिताया हर लम्हा मुझे आज तक याद है कि, और इसीलिए मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। जो उन्होंने लिखा वो उन्होंने जिया है। आशीष भाई, स्वर्ण रावत जी का एक सवाल है। स्वर्ण रावत जी का एक सवाल जी। फाइबर ग्लास भी यूज करते हो? सर ना, फाइबर ग्लास इस पे यूज नहीं करता। जैसे मैंने कहा है कि मैं उसके बाद पूरे वेस्ट पे आ गया, क्योंकि भाई अब जैसे बीच में मेरी एक एग्जीबिशन लगी थी रानीखेत पे, तो वहां पे कोई बैंक में एक थे, शायद मैनेजर थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनकी एग्जीबिशन लगी थी बकेट पे। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बकेट पे काम किया था, और उसके बाद में बकेट पे काम किया। फिर मैं जब बच्चों के बीच गया तो फिर वही सारी समस्याएं कि यार बकेट कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। तो ऐसी चीजों को मैंने यूज करना शुरू किया जो बच्चों के लिए हो, जो बच्चे आसानी से अपने पास ले सकें। तो फाइबर पे सर कभी काम नहीं किया। चलिए, धन्यवाद नेगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज के आपके सवाल के जवाब के साथ ही हम आज के शो को आज जी जी, आप सभी का धन्यवाद सर। ये मंच प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद। माइक म्यूट कर लीजिएगा सर। भोगना जी की शो को समापन की ओर जा रहे हैं। शो को कर रहे हैं। जी जी जी। माइक माइक माइक
यस, अब बोलिए, अब ठीक है। जी बोलिए बोलिए। भट्ट जी बोलिए। नेगी जी जी को आप बोलना। अपनी बात पूरी कर लीजिए आशीष जी। चलिए हाँ मैं साहब, मैं अपनी यही बात कह रहा पूरी हूँ कि कर मैं लें, लेकिन बोगना मैं जी भी के बोल उनके देता हूँ वो लेखनी से सभी बहुत प्रभावित हूँ। जोशी सर को धन्यवाद, बोगना जी को धन्यवाद दे रहे हो, और मैं भी धन्यवाद दे रहा हूँ आप तीनों को, जोशी सर को, बोगना जी को। जी धन्यवाद। आशीष फिर मिलेंगे। आशीष फिर मिलेंगे। जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए अच्छी बात, चलिए अच्छी बात। अरे भट्ट जी कुछ तो बोलिए। अरे भट्ट जी कुछ भट्ट जी ने धन्यवाद ज्ञापन कर दिया, ठीक है, कर दिया। तो मित्रों कल शाम को ठीक 7 बजे मिलते हैं। स्वामी जी पाटन गुजरात वाले संगीत शिक्षक हैं हमारे साथ।